परचम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग ने लास्ट क्लास में देखा था किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी की सारी यूरोपियन कंपनियों को बाहर फेंक दिया था भारत से, और किस तरीके से हमारा जो इतना बड़ा मराठा एम्पायर था जिसका फाउंडेशन जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया था, उस पूरे मराठा एम्पायर को भी इन्होंने एक्वायर कर लिया था। आज हमें बात करनी है राइजिंग ऑफ द सिख एम्पायर। सिख एम्पायर की शुरुआत कैसे होती है और किस तरीके से इस सिख एम्पायर को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है। सिखों के बाद हम बात करेंगे मैसूर के बारे में और बंगाल के बारे में। तो मराठा, मैसूर, सिख और बंगाल, इस तरीके से पूरे के पूरे भारत पे जो है वो ब्रिटिशर्स अपना कब्जा कर लेंगे और वहीं से शुरुआत होगी 1857 के रिवॉल्ट की। तो धीरे धीरे हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल हम सेशन की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके पहले के जो लेक्चर्स है वो आपको परचम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो आपको जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको परचम की वेबसाइट पे जाना होगा। तो परचम की वेबसाइट से जाके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और ये सेशन तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, इसके बाद आती है क्वेश्चन क्विज का। तो देखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसलिए आपको क्विज देना ज़रूरी है। तो परचम के एप्लीकेशन पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आज के सेशन का क्विज आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के बाद आपको क्विज ज़रूर देना है, और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में एक बार लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लिंक शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक से, आपके व्यूज से, आपके कमेंट से। तो बिल्कुल लिंक को एक बार शेयर करेंगे, और पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं राइजिंग ऑफ द सिख एम्पायर। अगर हम सिखों की बात करें तो सिखों के धर्म जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो सिखों की शुरुआत होती है गुरु नानक देव से। आप सभी जानते हैं कि सिखों के 10 गुरु हुए, जिसमें पहले गुरु थे गुरु नानक देव, और उन्होंने ही सिख धर्म की शुरुआत की थी। लेकिन आज हमें सिख धर्म के बारे में बात नहीं करनी, हमें सीधे जो बात करनी है वो सिख एम्पायर के बारे में बात करनी है। तो देखिएगा, सिखों के 10वें गुरु, जो 10th नंबर के गुरु है सिखों के, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, और इनका जो जन्म है वो 1666 में पटना बिहार में हुआ था। अब ये जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही आर्मी मतलब सेना को ट्रेन करना शुरू किया था और खालसा पंथ की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब गुरु गोविंद सिंह जो थे वो गुरु तेग बहादुर के बेटे थे, मतलब गुरु गोविंद सिंह के फादर का नाम क्या है? गुरु तेग बहादुर है, और गुरु तेग बहादुर जो है वो 9th नंबर के सिखों के गुरु हुए। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा कि अब जो गुरुओं का जो चला आ रहा है, जो सक्सेशन चला आ रहा है, उत्तराधिकार चला आ रहा है, तो गुरुओं का यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो हम खत्म करते हैं। अब जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो ही आपके अगले गुरु होंगे। साथ ही साथ सिखों को इन्होंने कहा कि पगड़ी, मतलब अपने हेयर्स को कवर करके रखेंगे, पगड़ी बांधेंगे। साथ ही साथ इन्होंने 5K का प्रिंसिपल दिया। 5K, आप लोग अगर आपके कोई फ्रेंड सिख होंगे तो आप लोग जानते होंगे, वो लोग इस 5K के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। केश मतलब अनकट हेयर, बालों को नहीं कटवाना है। कंगा, कृपाण, करा और कचरा, ये सारी चीजों को ये लोग अपने साथ कैरी करके रखते हैं। तो ये थी बात गुरु गोविंद सिंह की। अब गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है, इन्हें मार दिया जाता है 1708 में। और जब इनकी हत्या हो जाती है 1708 में, तो इनकी ये बोलकर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद जो आपका अगला पॉलिटिकल गुरु रहेगा वो गुरु बंदा बहादुर रहेंगे। तो बंदा बहादुर को अगला गुरु बनाया जाता है सिखों का। ये सिखों के पॉलिटिकल गुरु होते हैं, है ना, या फिर सिख आर्मी के जो कमांडर या लीडर होते हैं वो बंदा बहादुर होते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या बंदा बहादुर का एक्चुअल नाम बंदा बहादुर ही था? तो आंसर है नो। बंदा बहादुर का एक्चुअल नाम जो था वो लक्ष्मण देव था, और इनका जन्म जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था 27 अक्टूबर 1670 में। 1660 में इनका जन्म होता है लक्ष्मण देव का। और बंदा बहादुर इनका नाम या इनको टाइटल कौन देता है? गुरु गोविंद सिंह देते हैं। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह जो है वो बंदा बहादुर
टाइटल जो है वो लक्ष्मण देव को देते हैं और उनको पॉलिटिकल लीडर बनाते हैं और कहते हैं कि आप इस खालसा आर्मी की सहायता से मुगल के जो कमांडर थे उन्होंने जो एरिया है उनका उस पर एक्वायर करो, उस पर कब्जा करो और सिख धर्म की या सिख एम्परर की फाउंडेशन करो, स्थापना करो, ऐसा गुरु गोविंद सिंह ने कहा था बंदा बहादुर को। इसलिए बंदा बहादुर अपनी आर्मी की सहायता से जो करते हैं, क्या करते हैं, सरहिंद को जीत लेते हैं, लाहौर और अमृतसर को भी जीत लेते हैं और सिख एम्पायर की स्थापना करते हैं। तो बंदा बहादुर के द्वारा सिख एम्पायर की स्थापना हुई थी, लाहौर और अमृतसर को जीता गया था। अब जब लाहौर, अमृतसर और सरहिंद के एरिया पे सिखों का कब्जा हो जाता है तो उस समय जो मुगल रूलर हैं वो काफी नाराज होते हैं। मुगल रूलर खुश नहीं है और उस समय मुगल रूलर कौन है, फर्रुख सैय्यर है। कौन है उस समय मुगल रूलर, तो फर्रुख सैय्यर है और वो काफी नाराज होते हैं। तो जब ये काफी नाराज होते हैं तो अपने कमांडर को, अब्दुल समद खान को ये भेजते हैं कि जाओ और बंदा बहादुर को घेर लो और बंदा बहादुर को अरेस्ट करके दिल्ली ले आओ। तो ये लोग बंदा बहादुर के पास जाते हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और बंदा बहादुर को अरेस्ट करके दिल्ली ले जाते हैं। और जब इनको दिल्ली ले जाते हैं तो जो मुगल किंग होता है फर्रुख सैय्यर, वो ऑर्डर देता है कि बंदा बहादुर के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको मार दिया जाए। तो छोटे छोटे पीसेस में इनको काट दिया जाता है और मार दिया जाता है। तो इस तरीके से बंदा बहादुर की कहानी खत्म हो जाती है। अब जब बंदा बहादुर की कहानी खत्म हो जाती है, कब, 16 जून 1716 में, और उस समय ऐसा कोई भी पावरफुल लीडर नहीं होता है कि पूरे के पूरे सिख एम्पायर को संभाल सके। इसलिए पूरा का पूरा सिख एम्पायर जो है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको आप मिसल के नाम से जानते हो। तो टोटल कितनी मिसल डिवाइड हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा 12 मिसल। ये जो पूरा का पूरा सिख एम्पायर है छोटे छोटे 12 टुकड़ों में टूट जाता है, जिनको 12 मिसल के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस 12 मिसल्स में एक मिसल जो है वो काफी स्ट्रांग और काफी पावरफुल है। उस मिसल का नाम है सुकर चकिया मिसल। क्या नाम है, सुकर चकिया मिसल। और इस सुकर चकिया मिसल के लीडर कौन है, महासिंह है। और महासिंह का बेटा कौन है, महाराजा रणजीत सिंह है। तो क्वेश्चन आप अगर देखेंगे, एमपीपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते हैं, तो आंसर आ जाएगा सुकर चकिया मिसल से महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग करते हैं। इनको शेरे पंजाब या लाइन ऑफ पंजाब के नाम से इनको जाना जाता है। तो आइए अब हम बातें करना शुरू करेंगे महाराजा रणजीत सिंह की। इनको ही एक्चुअल फाउंडर ऑफ सिख एम्परर माना जाता है। तो सिख साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आंसर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह है। ठीक है, तो देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। इनके फादर का नाम मैं बता चुकी हूँ, महासिंह है। 13 नवंबर 1780 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में इनका जन्म होता है और 1801 में ये महाराजा का टाइटल लेते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, थ्रोन पे बैठते हैं। और सारी जो मिसल्स 12 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, उन सारी मिसल्स पे कब्जा कर लेते हैं और वापस से सिख एम्पायर को बनाने का काम कौन करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह करते हैं। और 1801 में जैसे कि मैंने बताया, ये थ्रोन पे बैठ गए, गद्दी पे बैठ गए। अब राजा रणजीत सिंह 2 कैपिटल बनाते हैं। पूछा जाता है कि सिख एम्पायर की कितनी कैपिटल थी, तो 2 कैपिटल थी। जो पॉलिटिकल कैपिटल मतलब जो राजनीतिक राजधानी है वो लाहौर है, और जो रिलीजियस कैपिटल है, धार्मिक राजधानी है, वो कौन है, अमृतसर है। तो यहाँ पर सिख एम्पायर की 2 कैपिटल आपको देखने को मिलेंगी, एक तो लाहौर मिलेगा और दूसरी अमृतसर मिलेगी। बात समझ में आई इतनी? चलो अब क्या करते हैं, ये अपनी आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी सेना को ट्रेन करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि 18th सेंचुरी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न जो आर्मी थी किसी के पास थी, तो वो राजा रणजीत सिंह के पास थी। तो इनकी बहुत ही पावरफुल यहाँ पर आर्मी होती है और ये ब्रिटेन के काफी सारे एरिया पे क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है, उस एरिया को कैप्चर कर लेती है। अच्छा, यहाँ पर एक और आपको यहाँ पे नोट मिल रहा होगा, स्क्रीन पे आप देख सक रहे होंगे, अमृतसर। अब ये जो हमारे रिलीजियस कैपिटल है अमृतसर, तो प्रश्न आता है कि अमृतसर की स्थापना किसने की। तो जो सिखों के गुरु होते हैं गुरु रामदास, उन्होंने अमृतसर नगर को बसाया था। और वहां पर जो गुरुद्वारा है, हरि मंदिर साहिब का गुरुद्वारा, आप देखते हैं उसमें गोल्ड जो है, गोल्ड उस पर चढ़ा हुआ है ना, गोल्ड प्लेटेड है। तो उसको गोल्ड प्लेटेड कराने का श्रेय किसको जाता है, राजा रणजीत सिंह को जाता है। और उसके बाद इसको हम गोल्डन टेम्पल मतलब स्वर्ण मंदिर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसलिए रिलीजियस कैपिटल कौन थी, आपने देखा अमृतसर थी। अब इतना बड़ा आपने सिख एम्पायर बना लिया है, तो आपको इस पूरे सिख एम्पायर को रेगुलेट करने के लिए छोटे छोटे से सूबों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पूरे एम्पायर को छोटे छोटे सूबों में डिवाइड कर दिया, जिनमें से सूबाज देखेंगे पेशावर, लाहौर, मुल्तान, अमृतसर, कश्मीर, ऐसे छोटे छोटे सूबा जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के थे। अब देखिए यहाँ पर एक रिवर बह रही है और इस रिवर का नाम है सतलज रिवर।
कौन सी नदी है यहाँ पे? आपकी सतलज रिवर यहाँ पर फ्लो हो रही है। अब ब्रिटिशर्स काफ़ी डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि राजा रणजीत सिंह की आर्मी तो काफ़ी स्ट्रांग है और धीरे धीरे करते करते उन्होंने काफ़ी सारे एरिया को भी एक्वायर कर लिया है। तो कहीं ऐसा कल को ना हो कि हमारे एरिया को और भी ज़्यादा एक्वायर करने की कोशिश करें। राजा रणजीत सिंह से यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है काफ़ी डरी हुई है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निगाहें जो हैं वो यहाँ पे सिख एम्पायर पे हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए, एक छोटा सा वर्ड मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हूँ, नाम है दोआब। दोआब क्या होता है? दो रिवर्स, दो नदियां जहाँ से बहती हैं, बीच का जो एरिया होता है उसको हम दोआब कहते हैं। जब रिवर बहती है तो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एल्यूबल सॉइल को, जलोढ़ मिट्टी को भी बहाकर लेकर आती है। तो ऐसी ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और जिस भी एरिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो टैक्सेशन भी वहाँ से ज़्यादा मिलेगा। तो बिल्कुल ये दोआब का रीज़न है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस दोआब के रीज़न पे कब्जा करना चाहती है। तो वो वेट कर रही है कब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो और कब हम सिख एम्पायर पे कब्जा करें। लेकिन उसके पहले तो हम सिख एम्पायर पे कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि राजा रणजीत सिंह की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन कल को ऐसा ज़रूर हो सकता है कि राजा रणजीत सिंह हमारे एरिया पे कब्जा कर लें। तो एक काम करते हैं, हम राजा रणजीत सिंह से मुलाकात करते हैं और एक ट्रिटी साइन कर लेते हैं, एक संधि साइन कर लेते हैं कि ना आप हमारे एरिया में आना, ना हम आपके एरिया में आएंगे, अपने अपने एरिया में खुश रहेंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ अमृतसर, जो कि लॉर्ड मिंटो ने 1809 में साइन की थी। क्वेश्चन आता है कि ट्रिटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई? तो 1809 में साइन हुई। किसने की? तो लॉर्ड मिंटो ने की, जिसमें यहाँ पर एरिया जो है वो सिख एम्पायर का और आपके मुगल एम्पायर का, सॉरी ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया यहाँ पे सतलज रिवर से बाउंड्री को डिसाइड कर दिया गया। इसको ट्रिटी ऑफ अमृतसर कहते हैं, जिसको कि 1809 में हुई। बात क्लियर हो गई इतनी? ठीक है, चलिए। और इतने अच्छे तरीके से काफ़ी लंबे समय तक राजा रणजीत सिंह ने जो है वो सिख एम्पायर को संभाल के रखा। जब तक वो थे तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हिम्मत भी नहीं हुई कि सिख एम्पायर पे वो हमला कर सके। लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है और यही मौका मिल जाता है ब्रिटिशर्स को सिख एम्पायर को एक्वायर करने का। चलो, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि राजा रणजीत सिंह के पास होता है कोहिनूर हीरा। और राजा रणजीत सिंह की जब डेथ हो जाती है तो ये कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी ले लेते हैं और लॉर्ड डलहौजी इस कोहिनूर हीरा को ब्रिटिश की क्राउन में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये राजा रणजीत सिंह के पास ही हमारा कोहिनूर हीरा होता है। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो पढ़ा है मीडिएवल हिस्ट्री में कि वो तो मुगल के पास था, ऐसे कैसे राजा रणजीत सिंह के पास आ गया? है ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो चलो मैं इसकी कहानी भी आपको बता देती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुगलों के पास जो है वो कोहिनूर हीरा था। लेकिन आपको पता है नादिर शाह, जो कि एक अफगान का व्यक्ति था, उसने भारत पर हमला किया था और नादिर शाह उस कोहिनूर हीरे को लेकर चला गया था। ठीक है, अब बात आती अफगान में पहुंच चुका है। तो अफगान का एक अमीर व्यक्ति है जिसका नाम है शाह शुजा। तो शाह शुजा के पास वो कोहिनूर हीरा है और महाराजा रणजीत सिंह जो है वो शाह शुजा को अरेस्ट कर लेते हैं और शाह शुजा जो है वो गिरफ्त में है, अरेस्ट कर लिया गया है रणजीत सिंह के द्वारा। और जो शाह शुजा की बेगम होती हैं, बेगम बफा, वो कहती हैं कि आप मेरे हस्बैंड को रिहा कर दीजिए और रणजीत सिंह जो है उनके हस्बैंड को छोड़ देते हैं और खुश होकर जो बेगम होती हैं वो कोहिनूर हीरा गिफ्ट करती हैं रणजीत सिंह को। इस तरीके से रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा आ जाता है और वही कोहिनूर हीरा इनके मरने के बाद लॉर्ड डलहौजी लेके ब्रिटिश की क्राउन को दे देंगे। मतलब आज के समय में आपका जो कोहिनूर हीरा है वो इंग्लैंड में है। बात समझ में आई? कोहिनूर की कहानी भी समझ में आई। अब बात कर लेते हैं आगे क्या होगा। राजा रणजीत सिंह तो रहे नहीं, अब ऑब्वियस सी बात है इनके जो बेटे होंगे वो गद्दी पे बैठेंगे। इनके बेटे हैं राजा खड़क सिंह है, ननिहाल सिंह है, शेर सिंह है और दिलीप सिंह है। अब देखते हैं होता क्या है। जैसे ही इनकी डेथ होती है तो राजा जो खड़क सिंह होते हैं उनको गद्दी पे बिठाला जाता है। लेकिन 1 साल के अंदर ही, 8 मंथ के अंदर ही राजा खड़क सिंह की डेथ हो जाती है। ओके, अब राजा खड़क सिंह की जब डेथ हो गई तो उनके अगले बेटे ननिहाल सिंह को बिठाला जाता है, उनकी भी डेथ हो जाती है। कोई बात नहीं, तीसरा बेटा तो है, तीसरे बेटे शेर सिंह को गद्दी पे बिठाल देंगे। कुछ नहीं, कुछ समय बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। अब अंत में बचता है इनका सबसे छोटा बेटा राजा दिलीप सिंह, जो कि अभी 18 ईयर्स के हुए भी नहीं है, काफी छोटे हैं, राजा दिलीप सिंह। तो गद्दी पे किसे बिठाला गया? राजा दिलीप सिंह को बिठाला गया। ठीक है, अभी काफ़ी छोटे हैं तो ऑब्वियसली जब कोई बेटा बहुत छोटा होता है तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई ना कोई तो काम करता है। तो बिल्कुल रानी जिंदन या फिर रानी जिंद कौर, इनको बोला गया कि आप जो राजा दिलीप सिंह है इनको प्रोटेक्शन देंगी और इनके नाम से जो है जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक ये काम करेंगी आप।
तो रानी जिंदल दिलीप सिंह की सहायता से जो है वो सिख एम्पायर को संभालने का काम शुरू कर देती हैं। बात समझ में आई। अब बात करते हैं किस तरीके से अब ब्रिटिशर्स आएंगे और सिख एम्पायर पे कब्जा करना शुरू करेंगे। अब रानी जिंदल और इनके जो कमांडर है लाल सिंह, वो ये सोच रहे हैं कि खालसा आर्मी, उस समय खालसा आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पावरफुल है। वो सोच रहे हैं कि खालसा आर्मी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और अपना वर्चस्व, अपनी पावर को बढ़ाया जाए, ऐसा रानी जिंदल सोच रही हैं। इसलिए रानी जिंदल जो है वो धोखाधड़ी करती हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करती है सतलज रिवर को क्रॉस करने में। और सतलज रिवर को क्रॉस करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी के साथ सिख एम्पायर में एंटर हो जाती है। तो खालसा जो आर्मी है और जो ब्रिटिशर्स आर्मी है उनके बीच में बैटल होती है। तो सिखों की आर्मी मतलब खालसा आर्मी और ब्रिटिशर्स की आर्मी के बीच में बैटल होती है और उस समय गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड हॉर्डिंग होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सिख लोग हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। सिख हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स यहाँ पर जीत जाते हैं। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो यहाँ पर एक ट्रिटी साइन की जाती है जिसको बोलते हैं लाहौर की संधि, ट्रिटी ऑफ लाहौर। 1846 में ये संधि साइन की जाती है। अब देखो, ये बहुत ही खतरनाक टाइप की संधि है, इसको हम समझते हैं ट्रिटी ऑफ लाहौर में क्या होता है। तो ट्रिटी ऑफ लाहौर में पहली चीज़ तो ये कहा गया कि जो सतलज का जो एरिया है, जो दोआब का रीजन है, उस पर अब हमारा कब्जा होगा। ब्रिटिशर्स कहते हैं वो सतलज का जो दोआब का रीजन है उस पर अब हमारा कब्जा होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जितना आपने हमारी ब्रिटिशर्स की आर्मी को नुकसान पहुंचाया है इस लड़ाई युद्ध में, उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो सिख एम्पायर से 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 1.5 करोड़ रुपए, 1/2 करोड़ रुपीस जो है एज अ कंपनसेशन ब्रिटिशर्स ले लेते हैं। साथ ही साथ अब आपका एक सूबा है कश्मीर सूबे को गुलाब सिंह को 50 लाख रुपए में बेच देते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? पहले दहेज में मुंबई दे दी, अभी कश्मीर को गुलाब सिंह को 50 लाख रुपए में बेच दिया। बिल्कुल हाँ। तो सिख एम्पायर का हिस्सा कभी कश्मीर हुआ करता है, उसे 50 लाख रुपए में ब्रिटिशर्स जो है वो गुलाब सिंह को बेच देते हैं। साथ ही साथ बोलते हैं कि आपका जो रीजन है, आपका जो ब्रिटिशर्स का रीजन है, वहां पर हमारा एक कमांडर अपॉइंट किया जाएगा जिसका नाम है हेनरी लॉरेंस, और हमारी एक छोटी सी ट्रूप या आर्मी भी वहां पर रखी जाएगी जिसको खर्चा, जिसका टेक केयर आपको करना पड़ेगा, आपको फंड देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपनी सेना को, अपनी ट्रूप को क्या करना पड़ेगा? लिमिटेड करना पड़ेगा, अपनी सेना को कम करना पड़ेगा। ये सारी बातें जो हैं वो इस ट्रिटी ऑफ लाहौर में कह दी जाती हैं। अब यार, ये क्या बात हुई? हमारा कश्मीर हमसे पूछे बिना आपने बेच दिया। हम तो काफ़ी नाराज़ हो गए। तो सिख काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, और सिख जब काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं तो लाल सिंह कमांडर जो होते हैं वो अंग्रेजी सेना पे, ब्रिटिशर्स की सेना पे क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। तो ब्रिटिश की आर्मी और लाल सिंह की आर्मी के बीच में, मतलब सिखों की आर्मी के बीच में क्या होता है? वॉर होती है, और सिख हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और फिर फाइनली एक और ट्रिटी होती है जिसको भैरवल की संधि कहते हैं, ट्रिटी ऑफ भैरवल। 1846 की ही घटना है ये। अब ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें क्या कहा गया? जब तक दिलीप सिंह बड़े नहीं हो जाते, देखो आप लोग बार बार लड़ाई करते रहते हो, बार बार अटैक करते रहते हो, ऐसा कार्यक्रम नहीं चलेगा। तो जब तक दिलीप सिंह 18 साल के नहीं हो जाते, जब तक दिलीप सिंह बड़े नहीं हो जाते, तब तक पूरी की लाहौर में हमारी सेना रहेगी। लाहौर में कौन रहेगा? हमारी सेना रहेगी, और उसका खर्चा दोगे आप। पहली चीज तो इन्होंने ये कह दी। और दूसरा बात कही गई है, रानी जिंदन बार बार लड़ाइयां करा रही है, रानी जिंदन को एक काम करो, पेंशन दो और भेज दो कहीं। तो 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज रानी जिंदन को दिए जाते हैं और शेखपुरा भेज दिया जाता है। तो अब देखिए, दिलीप सिंह जो कि छोटे हैं, सिख एम्पायर को संभाल रहे हैं, लेकिन संभालने का बेसिकली पूरा का पूरा काम कौन कर रहा है? ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश की सेना कर रही है। ये भैरवल की संधि से हो जाता है। अब उसी बीच में लॉर्ड डलहौजी भारत आ जाते हैं। अच्छा, अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखते हैं। आप लोग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में सुना है ना, हड़प की संधि। अब ये क्या चीज़ है? तो लॉर्ड डलहौजी भारत क्यों आए हैं? वो भारत इसलिए आए हैं कि भारत के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ब्रिटिश राज में शामिल किया जा सके। तो ये अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कहते हैं कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट ऐसा है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जिसका कोई वारिस नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? ब्रिटिश राज में मिला लेंगे। ऐसा इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कहा गया, पहली चीज। अब जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, उनका कोई बेटा नहीं होता है तो वो एक बेटे को एडॉप्ट करती हैं और उसको गद्दी पे बिठालती हैं।
ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, एडॉप्शन नहीं चलेगा, अपना खुद का बेटा होना चाहिए। तो रानी लक्ष्मीबाई के जो बेटे हैं उनको वो राजा मानने से मना कर देते हैं लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से काफ़ी सारे किंगडम्स को, प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश राज में मिला देते हैं। तो सबसे पहले जो एम्परर इन्होंने मिलाया वो था सतारा। तो सतारा सबसे पहला एम्परर है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स मतलब हड़प की नीति से ब्रिटिश राज में मिलाया गया। तो सिख और भी नाराज हो जाते हैं। तो पहले तो सिख नाराज थे कि कश्मीर भेज दिया, दूसरी रानी जिंदन को भी भेज दिया, तीसरा अपनी आर्मी रख ली, चौथा आप डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लेकर आ गए। तो सिख काफी नाराज हैं और यहीं से शुरुआत होती है सेकेंड बैटल ऑफ एंग्लो एंड सिख वॉर। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड एंग्लो सिख वॉर शुरू होती है 1848 से 49 के बीच में। बेसिकली यहाँ पे 3 बैटल लगातार लड़ी जाती हैं। तो फर्स्ट बैटल जो होती है वो 1848 में लड़ी जाती है, जिसको रामनगर की बैटल के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रिटिशर्स की आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉर्ड गफ और सिखों की आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेर सिंह। पहली बैटल होती है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब दूसरी बैटल होती है 13 जनवरी 1849 को, जिसको बैटल ऑफ चिलियावाला के नाम से जाना जाता है। इसमें भी लॉर्ड गफ जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से हैं और लॉर्ड जो हमारे शेर शाह है वो सिखों की तरफ से है। यहाँ पर भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन जो थर्ड बैटल होती है, कार्यक्रम यहाँ पे खत्म। 13 फेब 1849 को बैटल ऑफ गुजरात होती है, गुजरात की लड़ाई। इसमें अंग्रेजी सेना को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? चार्ल्स नेपियर। ठीक है। और यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में तोपों का यूज होता है, इसलिए इसको वॉर ऑफ कैनन्स के नाम से भी जाना जाता है। 1849 में ये लड़ाई होती है जिसमें अंग्रेजी सेना जीत जाती है, सिखों की सेना हार जाती है और पूरे के पूरे सिख एम्पायर पे कब्जा किसका हो जाता है? ब्रिटिशर्स का। मतलब पूरा सिख एम्पायर ब्रिटिश राज में शामिल क्या लिया जाता है। तो इस तरीके से ब्रिटिश राज ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख एम्पायर को एक्वायर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? गुरु गोविंद सिंह से। शॉर्ट में मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले कहानी शुरू हुई थी गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, आर्मी रखवाई थी। जब गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाती तो बंदा बहादुर के पास लीडरशिप आती है। बंदा बहादुर लाहौर और अमृतसर पे कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद सिख एम्पायर की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती तो पूरा सिख एम्पायर 12 मिसल्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन उसमें जो सबसे पावरफुल मिसल होती है उसके हेड कौन है? राजा रणजीत सिंह है। तो राजा रणजीत सिंह जो है वो एक्चुअल फाउंडर बन जाते हैं आपके सिख एम्पायर के। और राजा रणजीत सिंह जो है वो काफ़ी बड़े एरिया को एक्वायर कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स काफ़ी डरे हुए हैं, इसलिए इन्होंने ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइन की है, जिससे हम एक दूसरे के एरिया में कब्जा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, अपने अपने एरिया में रहेंगे। लेकिन 1839 में जब आपका राजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है और फिर दिलीप सिंह को गद्दी पे बिठाला जाता है, तब यहाँ पर शुरुआत होती है एंग्लो सिख वॉर की। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर आपने पढ़ी और किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे सिख एरिया को एक्वायर कर लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बंगाल और मैसूर के बारे में भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी सारी बातें। अगर समझ में आई हैं तो आपको अगले क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब रिजल्ट और देख लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी, वही मैंने कहा कि पूरे के पूरे सिख एम्पायर पे कब्जा कर लेते हैं। राजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए पेंशन देके इंग्लैंड भेज देते हैं और दिलीप सिंह से कोहिनूर लेके क्राउन को दे देते हैं। यही रिजल्ट निकलता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैच द कॉलम है द थर्ड कार्नेटिक वॉर, द थर्ड मैसूर वॉर, फर्स्ट मराठा वॉर एंड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। किस किस की ट्रिटी हुई? ट्रिटी ऑफ सालबाई, ट्रिटी ऑफ लाहौर, ट्रिटी ऑफ पेरिस और ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम। तो मैंने आपको कार्नेटिक वॉर समझा चुकी है, मराठा वॉर समझा चुकी हैं और एंग्लो सिख वॉर समझा चुकी हैं। तो इन तीनों बेसिस पे आप इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली दे सकते हैं। तो आपका जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी सारी बातें। अब आपको करना क्या है? परचम के एप्लीकेशन पे जाना है और आज मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस किया है इसका एक छोटा सा क्विज है, उस क्विज को आपको देना है। बात क्लियर हुई? तो थैंक यू सो मच। हम दोबारा मिलेंगे अपने अगले सेशन के साथ, जहां पर हम बात करेंगे कि मैसूर और बंगाल पे भी ब्रिटिश राज की शुरुआत कैसे होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।